अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। जब मैं बोल रहा हूँ इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर मशरक़ वस्ती में अब 9 मई 2026 और हफ्ते के दिन की सुबह है। और ये जो हफ्ता है, मतलब हफ्ता कह लें, इसको कुछ कह लें, ये जो 4 दिन हैं जो 7 मई 2000 से शुरू होते हैं, 7 मई 2026 से लेके जो अगले 4 दिन हैं, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की तारीख में बड़ी गैर मामूली अहमियत रखते हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग 4 किस्म के दिन हैं। इन 4 दिनों से बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वाबस्ता है, ख़ास करके पाकिस्तान में। तो उसकी डिबेट की अहमियत इसलिए बहुत ही ज़्यादा है कि अब से 3 साल पहले 9 मई 2023 को पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर, सबसे हरदिल अजीज़ सियासी जमात जो है इमरान खान की जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने एक साजिश करके, एज़ पर द ऑफिशियल नैरेटिव, साजिश करके रियासत के इदारों के ऊपर, कौमी सलामती के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। और यूँ अगर आप रियासत के कोर इदारों पर हमला करें तो दर हकीकत आपने अपने ही मुल्क और अपनी रियासत के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। उसकी इस सियासी जमात को बहुत सख्त सज़ा मिली, लोगों ने नहीं दी। लोगों ने 8 फरवरी 2024 को 2/3 मेजॉरिटी से इस जमात को एक बार फिर उन्होंने इलेक्ट कर लिया। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की सरकार की बातों की, लेकिन सरकार ने बड़ी सख्त सज़ा दी। उन्होंने सियासी जमात के हिस्से बखरे कर दिए, फ्रेगमेंट कर दिया, साथ ही बदला लिया, अदालतों को भी ख़त्म कर दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सब लोगों को ख़त्म कर दिया। इस तरह की नाचीज़ जो है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बाहर से बैठ के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। फिर पिछले साल अल्लाह का क्या करना हुआ कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से 6 सितंबर 1965 में रात की तारीकी का उन्होंने फ़ायदा उठाया था और उन्होंने एक अनडिक्लेयर्ड हमला कर दिया था लाहौर के ऊपर या सियालकोट पे, इस दफ़ा उन्होंने अनडिक्लेयर्ड नहीं किया, 15 दिन से वार्निंग दे रहे थे और उन्होंने 7 मई 2025 जो है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और एक जंग हो गई। अब ज़ाहिर है कि ये 4 दिन बहुत ही गैर मामूली अहमियत के हैं। इसके हवाले से एक डेफिनेटली कुछ कॉमेंट भी बनता है, कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी बनता है, वो मैं डेफिनेटली करूँगा क्योंकि मौके की मुनासबत है। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले एक और ऐसी डेवलपमेंट है जो मैं देख रहा हूँ, जिस पे मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका के हलकों के अंदर, जो अमेरिका की स्ट्रेटिजिक हलके हैं, उनके अंदर मसलसल ये डिबेट हो रही है कि लग रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात UAE अमेरिका की इफेक्शंस में, अमेरिका की स्ट्रेटिजिक कैलकुलेशंस में, कैलकुलस में सऊदी अरब को रिप्लेस कर देगा। यानी मुत्तहिदा अरब इमारात अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में ज़्यादा अहम हो जाएगा। और यूँ वो जो स्पेशल रिलेशनशिप सऊदी अरब के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने से चला आ रहा है, यूँ तो 1930 से अमेरिका और सऊदी अरब में एक रिलेशनशिप है जो, लेकिन वो सॉलिडिफाई हुआ जब फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जो अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में प्रेसिडेंट थे, इंतहाई मकबूल प्रेसिडेंट, उन्होंने उस वक्त के सऊदी फर्मारवा से उन्होंने एक बहरी जहाज़ के ऊपर मुलाकात की थी और फिर एक रिलेशनशिप था पेट्रो डॉलर का, वो शुरू हुआ था और वो रिलेशनशिप में हमेशा कंटिन्यू किया, हर क्राइसिस में उसने कंटिन्यू किया। आप अंदाज़ा लगाएं 60 और 2 तकरीबन 80 बरस से ये रिलेशनशिप जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन अब इसको मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो रिप्लेस कर रहा है। ये डिबेट जो है ये हर तरफ हो रही है और ये डिबेट जो है ये 2025 के आखिर से शुरू हुई है। इसका ईरान की जंग में ये सिर्फ डिबेट अब गुज़िश्ता चंद दिनों में इंटेंसिफाई हो गई है, इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ। लेकिन डिबेट 2025 में भी हो रही थी, 2026 में भी हो रही थी। दोनों मुल्कों के दरमियान में, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान में जो एक कंपटीशन था, स्ट्रेटिजिक कंपटीशन था, उसे बहुत गौर से देखा जा रहा था। मैं कुछ थोड़ी सी स्क्रीन शेयरिंग आपसे करूंगा, लेकिन ख़बरें आपको उसकी डिटेल्स पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ हेडलाइंस आपको दिखाने के लिए, ताकि हेडलाइंस से आपको अंदाज़ा हो सके कि कैसे मुख्तलिफ महीनों के अंदर, इस जंग से पहले भी, ईरान की जंग से पहले भी, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के इस स्ट्रेटिजिक कैलकुलस को कैसे देखा गया है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2017 में मैं अभी पाकिस्तान में था, 2017 या 18 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत ही डिटेल्ड एसे एनालिटिकल पब्लिश किया, तकरीबन 10-12 पेजेस का, मैं इससे भी ज़्यादा का था, जिसमें ये एनालिसिस ऑफ़र किया गया कि इस वक्त वाशिंगटन में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इन्फ्लुएंशियल फॉरेन हेड ऑफ़ द स्टेट है, जिसका सबसे ज़्यादा असर रसूख है, वो कोई इसराइली नहीं है, वो कोई यूरोपियन नहीं है, बल्कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनका टाइटल उस वक्त था, वो हैं क्राउन प्रिंस है शायद उस वक्त वो, मोहम्मद बिन ज़ैद, जिनका निक नेम है MBZ। और उनके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि उनका बेतहाशा इन्फ्लुएंस है, पता नहीं 100 से ज़्यादा उनके एक्सट्रीमली वेल पेड लॉबिस्ट जो है वो बेल्ट वे पॉलिटिक्स, वाशिंगटन की पॉलिटिक्स को बेल्ट वे पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। और उनके जो एम्बेसडर हैं, हिज एक्सेलेंसी यूसुफ ओतैबा, वो सबसे इन्फ्लुएंशियल एम्बेसडर हैं। उनकी वाइफ बहुत
आर्ट और कल्चर की बहुत बड़ी कलेक्टर हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और ये कपल जो है, ये सबसे ताकतवर जो कपल है, डिप्लोमेटिक कपल है, वो वाशिंगटन में ये है। और ये कि खूबी ये है कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो एक लो प्रोफाइल रखते हैं दुनिया भर में, और अमेरिका के अंदर उनकी प्रोफाइल लो है, उनको देखा नहीं जाता, उनकी तस्वीरें नहीं आती हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो 2017 की बात है। अब 2018 में जो अब्राहमिक एकॉर्ड जब शुरू हुआ, उसको लीड किया मोहम्मद बिन ज़ायद ने और यूएई ने, और उसके नतीजे में जो पहली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें उनकी जो दामाद थे प्रेसिडेंट के, जैरेड कुशनर, उनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप जो है वो MBZ का डेवलप कर गया। अब चंद दिन पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि फ्लोरिडा में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया था। आप में से शायद ही कोई होगा जैसे वो याद ना हो, जब उन्होंने ये कहा था कि ये जो MBS है ये समझता रहा कि ये मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ मुझे देता रहा। मैंने इसको कहा कि इस पर प्रोग्रेस करो, अब्राहमिक एकॉर्ड पे रिकग्नाइज़ करो इसराइल को। जी अभी सर पहले ये कर दें, पहले ये कर दें, पहले आप वो कर देंगे, फिर हम करेंगे, लेकिन किया नहीं, बहानेबाजी करता रहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसने ये सोचा था कि मैं किसी भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ हूँ, लेकिन अब इसको पता चल गया कि दैट ही हैज़ टू किस माई एस। उसके बाद आपने देखा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत कार्टून बनाए, मीम्स बनाई, वीडियोज़ बनाई, जिसमें MBS जो हैं वो एस किस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये सारा कुछ चलता रहा। और इस सारी चीज़ में आपको जो चीज़ अब अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान में और सऊदी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में और MBS के दरमियान में एक ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन थी। उस ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन की वजह ये थी कि उस ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन की वजह ये नहीं है कि सऊदी अरब कोई चीज़ गलत कर रहा था। सऊदी अरब की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका काम करने का अपना एक कॉशियस तरीका है। बहुत हद तक MBS ने, जब वो नए नए आए इसमें, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस शो की, बहुत सी ऐसी एम्बिशंस शो की। अमेरिकन ने भी सोचा कि वो बहुत सी चीज़ों पर इसराइल के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकेंगे। लेकिन फिर MBS को सऊदी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनके अपने जो फादर हैं, जो किंग हैं, उन्होंने उनको समझाया, उन्होंने चीज़ों पे उस तरह से प्रोग्रेस नहीं की, जिसकी वजह से वाशिंगटन में, ख़ास करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और फिर सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई कि MBS कहते तो कुछ हैं, प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिलीवर जो है वो नहीं करते। अभी जो जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ वो 5 मई को, अब से आप कह लें कि 3-3.5 दिन पहले, CIA के एक्स ऑफिशियल एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने जज नेपोलिटानो के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मुत्तहिदा अरब इमारात को अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि 2 दिन के बाद 7 मई को अमेरिका जो है वो ईरान के एसेट्स के ऊपर और ईरान के सिविलियन टारगेट्स और शहरों के ऊपर अमेरिका हमला करेगा। और बेसिकली तौर पे अकॉर्डिंग टू, मैंने वैसे उनकी डिस्कशन देखी नहीं है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है क्योंकि पहले मुझे किसी ने बताया, फिर मैंने जल्दी से चेक किया तो मुझे उसका प्रिंटेड वर्जन मिल गया। और प्रिंटेड वर्जन ये है कि UAE के ऑफिशियल्स को ये पता था अकॉर्डिंग टू लैरी जॉनसन के, और ये 5 मई को उन्होंने कहा है, हमला बाद में 7 मई को हुआ है, कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा और UAE को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुजेरा पे जो अटैक हुआ था उसमें UAE शोर दे रहा था, UAE का बहुत दुहाई थी, शोर था कि हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा। यहाँ पर आप देखते ये हैं कि, और फिर उसके बाद इसराइली अखबार कहते हैं, ईरानियंस ने तो खैर नाम UAE का नहीं लिया, लेकिन इसराइली अखबारों का ये कहना है कि जो हमला हुआ उसमें UAE जो है वो शामिल था, और UAE ने भी बंदर अब्बास को टारगेट किया, उन्होंने कशम के आइलैंड को टारगेट किया, और अमेरिका ने तेहरान के अंदर, मेनाब के अंदर और बंदर अब्बास को उन्होंने टारगेट किया। तो दोनों मुल्कों के दरमियान में अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में एक स्ट्रेटिजिक टाइम की कैलकुलेशन और कोऑर्डिनेशन देखी गई अगेंस्ट ईरान। आगे चल जाएं, इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। वो चीज़ ये ऐड करें कि आपने देखा कि मंगल के दिन में अभी बात साबित हो चुकी है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, MBS ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि नहीं, हम ऑपरेशन फ्रीडम जो है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आप हमारी एयर स्पेस और हमारे लैंड को आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, अब इस सारी चीज़ों को जहन में रखें, और मैं आपको क्विकली सिर्फ चंद हेडलाइंस दिखा देता हूँ। जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैं कोई डिटेल में नहीं जाने लगा, मैं सिर्फ आपको हेडलाइंस दिखा रहा हूँ। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फ्रैक्चरिंग सऊदी UAE अलायंस, ये कब की है, ये हेडलाइन कब की है, ये एनालिसिस कब का है, ये जनवरी 2026 का है। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में ओपिनियन का मतलब एनालिसिस है, एन एपिक फ्यूड थ्रेटन्स मिड ईस्ट स्टेबिलिटी एट ए डेलिकेट मोमेंट, ये कब है, ये फरवरी 2026 में, जंग से पहले। सऊदी अरेबिया एंड द एमिरेट्स मस्ट रिजॉल्व देयर ओन डिफरेंस, ये इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस है, कब है, फरवरी 2026 में।
यमन वॉर और द गल्फ राइवलरी, द सऊदी अरेबिया यूएई डाइवर्जेंस, ये कब का है? ये फरवरी 2026 का है। सऊदी अरेबिया यूएई एंड द न्यू कोल्ड वॉर इन द मिडिल ईस्ट, ये कब का है? ये जनवरी 2026 का है। रिबेलियस यंग सिबलिंग, हाउ सऊदी यूएई स्प्लिट इज रीशेपिंग द मिडिल ईस्ट, ये कब का है? ये हिंदुस्तान का है। ये इनफैक्ट ये फरवरी का है। द गल्फ कोल्ड वॉर, हाउ सऊदी यूएई राइवलरी इज टेयरिंग द रीजन अपार्ट, ये भी एनालिसिस है 1 फरवरी 2026 का। न्यूयॉर्क टाइम्स का है हाउ अ कॉल फ्रॉम ट्रम्प इग्नाइटेड अ बिटर फ्यूड बिटवीन द टू यूएस एलाइज, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट में, ये 28 फरवरी का। नॉक इट ऑफ सऊदी अरेबिया, लिंडसे ग्राहम स्कोल्ड्स सऊदी लीडर ओवर रिफ्ट विद यूएई। फिर उसके बाद ग्लव्स कम ऑफ इन गल्फ एज ट्रम्प्स क्लोजेस्ट अरब एलाइज क्लैश। ठीक, ये मैंने हेडलाइन दिखाई। अगर मैं इसकी दूसरी पेज पे चला जाऊँ, जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा हो गया कि डिस्कशन चल रही है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने बाकायदा एक यहाँ से एआई को इस्तेमाल करके सिर्फ एक क्विक कंपैरिजन आपके लिए रखा है। ये कंपैरिजन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेकेड वाइज, मैंने बजाय साल करने का मैंने 10 साल का एक रखा, 5 साल का। 1970 से लेके 2025 और 26 तक में एक अप्रॉक्सीमेट जीडीपी ग्रोथ का और कंपैरिजन क्या है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड बिटवीन दी मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 1970 में रिपोर्टेडली अप्रॉक्सीमेटली $4.3 बिलियन की सऊदी इकॉनमी है। ठीक है, इस वक्त सऊदी इकॉनमी 1.3 ट्रिलियन की है, उसके आप कह लें कि 55 बरस के बाद। लेकिन उस वक्त कितने की है? 4.3 बिलियन की है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो जीडीपी का साइज़ है वो 0.43 बिलियन है, या आप कह लें कि 430 मिलियन है। और एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि 1/10 है। सऊदी अरेबिया की इकॉनमी जो है वो 1970 में मुत्तहिदा अरब अमारात की इकॉनमी से 10 गुना ज़्यादा बढ़ी। 2026 में क्या सिचुएशन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की इकॉनमी जो है वो सऊदी अरब की, उनकी तकरीबन 621 बिलियन है, और वो सऊदी अरब की इकॉनमी की ऑलमोस्ट जो है उसकी आधी हो चुकी है। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं वापस आता हूँ, और मैं अब इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ कि इसका कंक्लूजन बनता क्या है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता 50-55 बरस में दुबई ने और अबू धाबी ने और पूरी की पूरी जो 7 जो स्टेट्स जुड़ी हुई हैं जिन्होंने मर्ज किया, उन्होंने एक इकनॉमिक जायंट की शक्ल में मुत्तहिदा अरब अमारात मशरक़ वस्ता में नमूदार हुआ एज एन इकनॉमिक जायंट। और अब्राहमिक एकॉर्ड जब हुआ 2018 ऑनवर्ड्स में, उसकी जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबीज़ के साथ, ज़ायनिस्ट लॉबी, इजरायली लॉबी, वो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगला बुलेट पॉइंट देखें कि हिंदुस्तान जो इस खत्ते की दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन की, चीन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे बड़ा जो इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर काम कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन, ये 4 मिलियन से ज़्यादा, 40 लाख से ज़्यादा। पाकिस्तानी अगर 19 लाख हैं, इस वक्त ये 20 लाख हैं, तो हिंदुस्तानी तकरीबन 40 लाख। वो हिंदुस्तान का HR है, और ये बड़ा एक्सपर्टीज़ है। जो नेटवर्क, जो सप्लाई नेटवर्क्स हैं वो उनके पास हैं, बैंकिंग फाइनेंस में उनकी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद और फिर उसने आप देखा कि कैसे मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बने और उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलकम किया और बड़ी जेनरोसिटी शो की। और ये सारी की सारी जेनरोसिटी जो कल्चरल शक्ल में नज़र आई, इसके पीछे उनकी एक स्ट्रेटिजिक हिकमत अमली और थिंकिंग थी। और सितंबर 2025 में जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ, तो MBZ ने उसी हफ्ते में, चंद दिनों के अंदर उन्होंने डैश किया, वो दिल्ली पहुँचे और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया, जो कि हिंदुस्तानी उस मामले में बहुत ज़्यादा कॉशियस और रिजर्व है। लेकिन बहरहाल एक डिफेंस एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग उनकी वहाँ पर उनके साथ हुई, हिंदुस्तान के साथ। और अभी 2 दिन पहले 7 मई को, आप कह लें 1.5 दिन पहले, अचानक इजिप्ट के जनरल सिसी जो हैं वो पहुंचते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात। तो फिर उसकी कुछ फुटेज रिलीज़ होती है जिसमें मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ वो एक हैंगर जो है, आप कह लें उसको, एयरफोर्स का एक एयरपोर्ट में वहाँ पे विज़िट करते हैं, जहाँ पर एक रफ़ाल तैयारे के साथ उनकी पिक्चर सामने आती है और 11 पायलट जो हैं इजिप्ट के, जिन्होंने फ्लाइंग यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ है, वो वहाँ विजिबल होते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री डिफेंस ने ये क्लेम किया कि इजिप्शियन स्क्वाड्रन जो है रफ़ाल्स का, ये नंबर नहीं पता कितना है, 13 है या 12 है या 11 है, वो अब आ गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का डिफेंस करने के लिए। इन सारी चीज़ों की जो बुलेट पॉइंट जोड़ के हमें क्या पता चलता है, एक मशरिक़ वस्ता के अंदर एक न्यू रीजनल अलाइनमेंट हो रही है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल, मिस्र,
जो है वो अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाइज, इनर रिंग जो है कॉन्फिडेंट्स का, उसमें ये क्लोजेस्ट एलाइज हैं अमेरिका के अब, या इमर्ज कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल के साथ। और जो एक सेकंड इसके बाहर, इस इनर कोर के बाहर जो दूसरा कोर है अमेरिकन एलाइज का, उसमें अब सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान है। उसी रिंग में आपको ओमान नज़र आ रहा है, उसी रिंग में आपको कतर नज़र आ रहा है, बाकी सारी स्टेट्स आपको, जॉर्डन भी मेरे ख्याल पहले रिंग में जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हिंदुस्तान कहाँ पे, जो ज़ाहिर है जिसके मुत्तहिदा अरब अमारात से भी एक क्लोज स्ट्रेटिजिक उनकी कोऑर्डिनेशन हो रही है, उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो इजराइल के साथ भी हो रही। इंडिया ऑफ कोर्स का साइज़ बहुत बड़ा है, 1.4 बिलियन, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, 4 ट्रिलियन, और बल्कि 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होगी। और वो इसे कहते हैं अपनी क्लास में फॉल करते हैं, लेकिन वो भी अमेरिका, सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 1 साल में उनके थोड़ा सा ताल्लुकात में खिंचाव है, लेकिन स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग अल्टीमेटली उनका इसराइल से भी रिलेशनशिप है, यूएई से भी उनका रिलेशनशिप है। तो वो भी एक पोजीशन, इस पूरे के पूरी अलाइंसमेंट में उनकी भी एक पोजीशन होगी। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, ये जो बुलेट पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जनरल हेडक्वार्टर्स को और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, इन तमाम इमर्जिंग रियलिटीज़ को बहुत गौर से देखना होगा। आई एम श्योर कि वो देख भी रहे होंगे। मैं अगले चंद दिनों में कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तलिफ सोर्सेज़ के साथ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूं। वो सोर्सेज़ हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं, वो सोर्सेज़ इसराइल के भी हो सकते हैं, वो अमेरिकन भी हो सकते हैं, वो मिडिल ईस्टर्न भी हो सकते हैं, और मैं ज़ाहिर इंग्लिश चैनल पे ही करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वॉच फॉर दिस, मैं ये डिस्कशंस आपके सामने लेके आऊँगा। और एक तो मेरे जहन में कि बराक रवत जो है, उनके साथ अब्राहमिक एकॉर्ड्स के ऊपर डिस्कशन की जाए, बिकॉज उन्होंने जो किताब लिखी है वो खालिसन अब्राहमिक एकॉर्ड को, और उसमें MBS और MBZ के साथ जो रिलेशनशिप है इसराइल का, उसको उन्होंने ट्रैक किया। बहुत मज़े की किताब है। अच्छा, अब एक और चीज़ को नोट करें कि गुज़श्ता 24 घंटे में डॉन अखबार के अंदर, पाकिस्तान का जो बड़ा अखबार है, उसमें एक हेडलाइन स्टोरी छपी है, और वो स्टोरी ये कहती है कि इनफैक्ट वो स्टोरी जो है वो कोट करती है, पाकिस्तान की वजारत दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि किसी भी दुनिया के मुल्क से कंट्री स्पेसिफिक या सेक्ट स्पेसिफिक, यानी शिया सुन्नी बेसिस के ऊपर पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन जो है वो नहीं हो रही। और बुनियादी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उन तमाम शकूक को या इल्ज़ामात का जवाब देने की कोशिश की है, जहाँ पे सोशल मीडिया में ये मसलसल क्लेम किया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी जो हैं शिया ओरिजिन जो हैं, उनको डिटेन किया गया है और उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसी 24 घंटे के अंदर अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की है, जिसमें उन्होंने 20 कम अज़ कम ऐसे पाकिस्तानी लेबरर्स जो हैं उनसे बात की है, और बात करके ज़ाहिर है कि न्यूयॉर्क टाइम्स हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, और उन्होंने ये बताया कि वो सब शिया हैं, उनको पहले अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, कोई वजह नहीं थी, फिर उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन हैं ताहिर अंदराबी साहब, उन्होंने जुमेरात के दिन जो अपनी ब्रीफिंग कर रहे थे मीडिया से, यानी न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी से पहले आप कह लें, उन्होंने ये उनसे सवाल जवाब पूछे गए कि इस तरह से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात से। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक, अगर कुछ हो भी रहा है तो वो एक लीगल, अगर किसी ने लीगल वायलेशंस किए हैं, उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उसने कोई झगड़ा किया, उसने कोई क्राइम किया है, उसमें हो रहा है। तहम उन्होंने एक मेहरबानी ज़रूर की पाकिस्तानी मीडिया पर, ताहिर अंदराबी साहब ने, कि उन्होंने कहा कि जनवरी से अप्रैल के दरमियान में दुबई से तकरीबन 2700 से ज़्यादा इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं। सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिगर बता दिया, सरकारी मुलाजम है, और अबू धाबी से 740 से ज़्यादा जो है इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किए गए। अब आप दोनों, मुझे ये पता नहीं है कि किसी सहाफ़ी ने क्या उनसे इस स्टेज के ऊपर ये पूछना मुनासिब समझा कि इतनी बड़ी तादाद में क्या ये नॉर्मल है, ये 2700 इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट 4 महीनों में दुबई से इशू होना पाकिस्तानियों के, क्या ये फ़िगर नॉर्मल है? और अबू धाबी जहाँ पर इतनी ज़्यादा यानी होती नहीं है कॉन्सनट्रेशन पाकिस्तानी वर्कर की, वहाँ से भी 750 के इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू हो गए, तो क्या ये फ़िगर नॉर्मल है? उनसे किसी ने शायद पूछा नहीं। अब ये तो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जहाँ मैंने आपको कहा पहले ही कि 7, 8, 9, 10 मई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख़ के। और 2023 में पाकिस्तान की 9 मई को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ने, सबसे पॉपुलर सियासी जमात ने, जिसने अपनी पॉपुलैरिटी साबित की और उन्होंने 8 फरवरी 2024 को दोबारा इलेक्शन जीत लिया, उन्होंने पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों पे, पाकिस्तान की फ़ौज पे और यूँ पाकिस्तान की रियासत के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रियासत ने ज़ाहिर है बड़ा सख्त इसका रिस्पॉन्स दिया। और उन्होंने सिर्फ पंजाब से, मुझे याद है कि पंजाब की हुकूमत ने एक अपनी प्रेस रिलीज़ इशू की थी, नोटिफिकेशन इशू किया था कि अगले 48 घंटों में 9,000 और 10,000 के दरमियान, 9,000 से ज़्यादा और 10,000 से थोड़े से कम, उन्होंने सिर्फ पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या लीडरशिप वगैरह जो है उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया।
अब जब इतनी बड़ी फिगर में आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं छापे मार के, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि आपने पहले से अपना होमवर्क किया हुआ है। आपने पहले उनके नाम भी आपके पास हैं, उनके एड्रेस भी हैं, उनके फ़ोन नंबर भी थे, आपको पता था कि वो कहाँ होंगे, तो आपने सारे अपनी पूरी एक्सरसाइज की थी। वरना 10,000 लोगों को 24-36 घंटों में गिरफ्तार करना तो अमेरिका में भी मुमकिन नहीं हो सकेगा जब तक कि आपने उनको ट्रैक नहीं किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक, मेरा ख्याल वो टीवी शो या पॉडकास्ट कर रहे थे, मेरा ख्याल है अली साहब, और उन्होंने अली मलक, तो उन्होंने किसी वकील का एक इंटरव्यू किया हुआ था, और ये सोशल मीडिया पे आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पे जाएं तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, जहाँ पे वो जो वकील साहब हैं उन्होंने बताया कि 40,000 से ज़्यादा लोगों की FIR जो हैं वो पाकिस्तान में दर्ज हुई हैं, और पता नहीं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सज़ाएँ जो हैं वो कहते हैं कि उनको लोगों को दे दी गई, बिकॉज एक एक आदमी को कई कई सज़ाएँ दी गई। जैसे मुझे पता नहीं कितने मुकदमा में सज़ा दी हुई है 80 साल की। तो लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से ये पता चल रहा है कि वो वकील ने जब ये इंटरव्यू किया, ये डिस्कशन की, उसके बाद वो वकील को भी उठा लिया गया। तो ये कम अज़ कम इस हवाले से हालात जो हैं वो चल रहे हैं। मैंने आपको कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में बात बताई कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, ये दर हकीकत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक स्ट्रेटिजिक वेल थॉट आउट मूव थी, जिसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रेगमेंट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसइंटीग्रेट करने की जो थिंकिंग थी या डिज़ाइन था, वो खासी देर से उस पर गौर व फिक्र हो रहा था। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि मसलसल ये बात होती थी पाकिस्तान के अखबारों में PMLN की तरफ से ख़ास करके कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन करार दे के उनको बैन किया जा सकता है। लेकिन मसला ये था कि अदालतें, ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद इस पर दे विल नॉट प्ले बॉल विद इट, जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट कर भी देगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज सियासी जमातों को बैन कर देने से उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं होती। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जो है वो करार दे दिया गया। और अब मैं आज ही थोड़ा सा चेक कर रहा था कि बचपन से हम सुनते थे यूसुफ और जुलेखा का किस्सा। तो मेरा वैसे बचपन में ख्याल ये था, जब मैंने पहली दफ़ा सुना था, कि शायद जुलेखा ने अपनी कमीज़ फाड़ी थी, तभी इल्ज़ाम बनता है कि मेरी कमीज़ फाड़ दी। अभी मैंने चेक किया कि नहीं, यूसुफ की कमीज़ फटी थी पीछे से। इस केस में नहीं पता किसकी कमीज़ फटी है, लेकिन लगता ये है कि थोड़ी बहुत अपनी कमीज़ फाड़ के जो यूसुफ है, इसमें अगर यूसुफ को आप कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये जो हमारी GHQ की जुलेखा है, इसने अपनी कमीज़ फाड़ी है, ये उस पर पेंट गिराया है, और उसके बाद इन्होंने PTI को पूरा का पूरा जो है वो रगड़ दिया है। अब इसके हवाले से ये जो यूसुफ और जुलेखा की डिबेट है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 सवाल हैं, वो बेचारे अरसे से उठा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के यूसुफ को तो मेरा ख्याल है उस पुराने एंशिएंट इजिप्ट में कोई ज्यूरी या अदालत मिल गई थी उसका सुनने के लिए, लेकिन इनकी कोई बात सुनने के लिए है ही नहीं, बचा ही कोई नहीं। ये देखिए, ये जो पोस्टर इनका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 9 मई 2023, अ कॉन्स्पिरेसी बाय PTI और अगेंस्ट PTI। ये साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ की गई। ये मोटा मोटा इसमें लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड ऑन कैमराज, ये कैमरे में वो कहते हैं रिकॉर्डेड है। मैन, ये मैंने सबने देखी है फुटेज। मैन इन प्लेन क्लोथ्स स्टेप्ड आउट ऑफ द आर्मी व्हीकल्स, engage in arson, vandalism and incited crowds। फिर उन्होंने सवाल ये रेज़ किया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क से, since when are military vehicles used to transport the miscreants। ये कब हुआ है कि मारपीट, ये कब हुआ है कि आर्सन करने वाले लोग जो इसे कहते हैं बलवा करते हैं, वो मिलिट्री की व्हीकल्स के अंदर से निकलें। ये दूसरा भी मैं आपको इनका दिखा दूँ, बड़े मज़े का है। ठीक, ऊपर उस पर लिखा है कि द ट्रूथ डज नीड प्रोटेक्शन, ओनली लाइज, नहीं, द ट्रूथ डज नीड प्रोटेक्शन, ओनली लाइज डू। पर इसका मतलब मुझे समझ आया। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी पे PTI और अगेंस्ट इट, फिर उन्होंने वही सवाल उठाया है यूसुफ और जुलेखा के हवाले से। 3 years ऑफ इनजस्टिस, नो CCTV रिलीज। आज तक कोई CCTV फुटेज नहीं इसकी हुकूमत ने ऑफिशियल रिलीज़ की, सिर्फ प्राइवेटली आपको पता है उसको निकालते हैं। कोई जुडिशल कमीशन नहीं बैठाया गया, कोई FIR जो हैं, लोग मर गए उनके लिए कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई ऑन द सिक्योरिटी फेलियर। अगर ये सिक्योरिटी फेलियर था और रियासत के इदारों पर हमला हुआ तो उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी। फिर उन्होंने सवाल रेज़ किया है, इफ़ PTI प्लान May 9th, वाई डू दी अथॉरिटीज़ फेयर अ सिंगल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। अब चलें, इसको भी हम छोड़ दें। मीनवाइल हो क्या रहा है ये आप देखें। वकार खान साहब ने एक वीडियो छोटी सी ट्वीट की है। ये पेशावर का एक स्टेडियम है जहाँ पे कॉम्बैट ट्रूप हैं, कॉम्बैट ड्रेस के अंदर पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी अपेरेंटली ये पता नहीं इसका म्यूज़िक चला गया वीडियो के अंदर कि नहीं चला गया, मेरा नहीं ख्याल था, पहले कभी हादसा मेरे साथ हुआ नहीं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं
कि ये इसे कहते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के झंडे को पेशावर के एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये फ़ौज एक एक्सरसाइज कर रही है जिसमें हिंदुस्तान का झंडा उतारा गया है और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लगाया गया है। अब यहाँ पे हम बात को ख़त्म करते हैं और वापस आ जाते हैं। अगर ये आवाज़ इसकी म्यूज़िक की चल गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आपके कानों में बड़ी लगी होगी, मेरे कानों में तो लगी है। देखिए 2 दिन पहले इसे कहते हैं DGISPR जब अपनी प्रेस मीडिया से बात कर रहे थे तो वहाँ पर मेरे ख्याल एक अमरीकी खातून भी सहाफ़ी थी जो पाकिस्तान आई हुई हैं, वापस ही नहीं गई पिछले 1 महीने से। उनको इतने मज़े आ रहे हैं पाकिस्तानी खाने खाने के। एक उन्होंने कंप्लेन ये भी की थी कि मैं बीमार हो गई हूँ, पता नहीं किसने मेरे से साजिश की। बहरहाल उन्होंने DGISPR से सवाल पूछा कि ये पेशावर से जो कॉन्सुलेट अमेरिका का बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी की कंसिडरेशन में, क्या वजह है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। DGISPR को समझ ही नहीं आ रही थी इसका मैं क्या जवाब दूँ, बिकॉज पाकिस्तानी सहाफ़ियों से बात करते हैं उर्दू अंग्रेज़ी में ऐसी उनकी तहस पटहस कर देते हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी वहाँ पे तकरीर की कि हाँ हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क की अपनी कंसिडरेशन होती है कि उन्होंने अपने कॉन्सुलेट को खोलना है या बंद करना है, उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो एक तरफ तो पेशावर के स्टेडियम में हिंदुस्तान का झंडा उतार के पाकिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अमेरिकन कॉन्सुलेट को वहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे DGISPR और उनकी सारी की सारी चीज़ कि जो कुछ भी है कि 7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। उसमें DGISPR की जो 10 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं उसके आउटकम में, उसमें से 6-7 पॉइंट बिल्कुल सही है कि इसका अल्टीमेटली हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की फ़ौज की जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें इजाफा हुआ, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया, उनको डिफेंडर के तौर पे देखा गया। उनका तो बहुत बड़ा एक जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का सवाल उठा हुआ था वो हल हो गया, उनकी इजाफा हो गया पॉलिटिकल लेजिटिमेसी में। और हिंदुस्तान की इंटरनेशनल स्पेस में कमी हुई, ये आप कह सकते हैं। और इसका अगर हम फाइन एनालिसिस करें तो नरेंद्र मोदी को इस रैश एक्शन का उनको नुकसान हो। बहरहाल कमिंग बैक टू पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान की में ये गैरिजन स्टेट की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। कंक्लूजन पाकिस्तान का क्या निकला? पाकिस्तान का कंक्लूजन ये निकला कि पाकिस्तान में जो मेन यूनाइटिंग थीम है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की वो बुनियादी तौर पे अभी भी नेशनल सिक्योरिटी है और गैरिजन स्टेट है, और सब कुछ गैरिजन स्टेट के गिर्द जो है वो घूमता है। और एक नॉर्मल रियासत के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं फूड का, यानी खुराक का, साफ़ पानी का, तन पे कपड़े होने चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मीनिंगफुल जॉब्स होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल सेट्स होने चाहिए, एनर्जी हो ताकि लोग ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, ट्रैवल कर सकें। और ये सब पाकिस्तान के अंदर सेकेंडरी इशू हैं, ठीक। और मुझे यहाँ पे याद आता है कि 2019 में उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ थे उनकी टीम जो थी, मतलब नदीम रज़ा थे उस वक्त, उन्होंने मीडिया की एक ब्रीफिंग की थी बड़ी ज़बरदस्त चार्ट्स एंड टेबल्स के साथ। और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि मीडिया हमारी मदद करे। और मैं उस मीटिंग में शामिल था कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी खुराक की सिक्योरिटी है, तन बदन की सिक्योरिटी है, वो एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, वो फूड सिक्योरिटी है, वो वाटर सिक्योरिटी है, वो मिल्क सिक्योरिटी है, वो एजुकेशनल सिक्योरिटी है। बहरहाल अगर वो ख्वाब था भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की टीम का 2018-19 के अंदर, वो अब ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सका। अब तो गैरिजन स्टेट ही है। अभी इतना ही, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।